हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं फटाफट रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये रिवीजन का 6वां वीडियो है, 5 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं और प्रैक्टिस में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 26 वीडियो प्रैक्टिस की भी आ चुकी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, संत पीपा के गुरु कौन थे? पहला विकल्प है रामानुज, दूसरा विकल्प है कबीर, तीसरा विकल्प है रामानंद और चौथा विकल्प है शंकराचार्य। तो संत पीपा मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। इनका जन्म हुआ था राजस्थान के कोटा से 45 मील पूर्व गगनौरगढ़ रियासत में। तो ये इतना आपको याद रखना है। और इनके बचपन का नाम राजकुमार प्रताप सिंह था। अब इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामानंद। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? पहला विकल्प है बाण गंगा का मेला, दूसरा है पुष्कर का मेला, तीसरा है सरसुरा का मेला और चौथा है बेड़ेश्वर का मेला। तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेड़ेश्वर के मेले को। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह मेला प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा पर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बेड़ेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, तो डूंगरपुर में लगता है। ये आपको याद रखना है। अब जो और ये मेले लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि मेलों से प्रश्न आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो जो बाणगंगा का मेला है, तो इस मेले का आयोजन राजस्थान के जयपुर जिले में किया जाता है और प्रत्येक वर्ष बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन बाणगंगा का मेला लगता है। तो ये आपको याद रखना है। पुष्कर मेला राजस्थान राज्य के अजमेर शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर आयोजित किया जाता है और यह रेगिस्तान के सुदूर किनारे पर लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये पुष्कर में लगता है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा, पुष्कर का मेला ही है ये। सरसुरा का मेला कहाँ लगता है? तो यह मेला अजमेर जिले के सरसुरा गांव में स्थित लोक देवता तेजा जी के निर्वाण के स्थान पर लगता है। तो ये आपको सब याद रखना है। इसके अलावा और भी मेले हैं, जैसे घोटिया अम्बा मेला, ये बांसवाड़ा में लगता है। चौथ माता का मेला सवाई माधोपुर में लगता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है। रामदेव मेला जैसलमेर में लगता है। तो ये भी याद रखिएगा। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं? पहला विकल्प है कृष्णा आढ़ा, दूसरा विकल्प है बखत राम शाह, तीसरा विकल्प है बांकीदास और चौथा विकल्प है नरोत्तम। तो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं बखत राम शाह। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? पहला विकल्प है माणिकलाल वर्मा, दूसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी और चौथा विकल्प है के.एम. मुंशी। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा किया गया था। ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है कोलकाता, तीसरा विकल्प है मुंबई और चौथा विकल्प है अजमेर। तो 1936 में मेघाराम ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी।
तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में पूगल किसकी नस्ल है? पहला विकल्प है बकरी की, दूसरा विकल्प है भेड़ की, तीसरा विकल्प है गाय की और चौथा विकल्प है ऊंट की। तो पूगल जो है ये भेड़ की नस्ल है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा मगरा, मारवाड़ी, नली, सोनारी, चनोथर ये भी भेड़ की ही नस्लें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। जो पूगल भेड़ होती है इसका चेहरा काला होता है, हल्के भूरे रंग के जबड़े होते हैं और छोटे कान, छोटी और पतली पूंछ और कम घने सफेद ऊन इसके होते हैं, यानी कि सफेद सफेद बाल होते हैं। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कौन सी एक बनास की सहायक नदी नहीं है? पहला विकल्प है मानसी, दूसरा विकल्प है पार्वती, तीसरा विकल्प है कोठारी और चौथा है मोरेल। तो जो बनास नदी है इसका उद्गम अरावली के खमनौर पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं बेड़च, कोठी, मानसी, खारी, मोरेल और धुंध। तो जो पार्वती नदी है वह इसकी सहायक नदी नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पार्वती। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा विकल्प है इंदिरा गांधी और चौथा विकल्प है मोरारजी देसाई। या हम्म, तो पहले भारत में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। अब इसमें पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो मोरारजी देसाई। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7 अग्नि देवताओं की पंक्ति कहाँ प्राप्त हुई है? पहला विकल्प है आहड़, दूसरा है बैराठ, तीसरा है गणेश्वर और चौथा है कालीबंगा। तो 7 अग्नि देवताओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और क्या क्या कालीबंगा से प्राप्त हुआ है? बंजर भूमि के साक्ष्य, लकड़ी के कुंड के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य और जुते हुए खेत की सतह। तो ये भी याद रखिएगा, डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? पहला विकल्प है आहड़, दूसरा है बैराठ, तीसरा है गणेश्वर और चौथा है कालीबंगा। तो चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं बैराठ से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बैराठ राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1922 में की थी, तो ये भी याद रखना है। और यह स्थान अशोक के 2 शिलालेखों और यहाँ मिले महत्वपूर्ण प्राचीन बौद्ध अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। नाटक ललित विग्रह राज्य किसके द्वारा लिखा गया था? पहला विकल्प है हेमचंद्र सूरी, दूसरा विकल्प है राजशेखर, तीसरा है सोमेंद्र और चौथा है चंद्रवरदाई। तो नाटक ललित विग्रह राज्य लिखा गया है सोमेंद्र द्वारा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था?
पहला विकल्प है शीतल देव, दूसरा है कान्हड़ देव, तीसरा है महलक देव और चौथा है वीसल देव। तो जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक था कान्हड़ देव। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर की लड़ाई में राव कान्हड़ देव को हराया था, तो ये भी याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही है, कान्हड़ देव। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? पहला विकल्प है आहड़, दूसरा विकल्प है बैराठ, तीसरा विकल्प है कालीबंगा और तीसरा विकल्प है गणेश्वर और चौथा विकल्प है कालीबंगा। तो प्रश्न में पूछा गया है किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो गणेश्वर से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गणेश्वर जो है राजस्थान के सीकर में नीम का थाना तहसील का एक गांव है और यहाँ पर तीर के निशान, भाले, मछली के हुक, चूड़ियां और छैनी के अवशेष मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? पहला विकल्प है चावंड, दूसरा विकल्प है गोगुंदा, तीसरा है दिवेर और चौथा है चित्तौड़। तो हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंताबाई इनकी माँ का नाम था, तो ये भी आपको याद रखना है। इनके प्रिय घोड़े का नाम याद रखना है चेतक और इनके हाथी का नाम याद रखना है राम प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि जब इसे नीचे से ऊपर तक देखा जाता है तो पगड़ी सिर से गिर जाती है? पहला विकल्प है चित्तौड़गढ़ का किला, दूसरा है कुंभलगढ़ का किला, तीसरा है मेहरानगढ़ का किला और चौथा है रणथंभौर का किला। तो अबुल फजल ने ये कहा है कुंभलगढ़ किले के बारे में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। यह 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था और 2013 में कुंभलगढ़ किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे राणा कुंभा ने बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर द्वारा किस राजपूत शासक को सबसे ज्यादा मनसब सप्त हजारी दिया गया? पहला विकल्प है राजा भारमल, दूसरा है मोटा राजा उदय सिंह, तीसरा है राजा मान सिंह और चौथा है राजा भगवंत दास। तो अकबर द्वारा किस राजपूत शासक को सबसे ज्यादा मनसब सप्त हजारी दिया गया? तो राजा मान सिंह को। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है उमादे, दूसरा विकल्प है रूपेद, तीसरा है हंसाबाई और चौथा है जोधा बाई। तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उमादे। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उमादे जोधपुर के राजा राव मालदेव की रानी थी और वह जैसलमेर के रावण लूनकरण की बेटी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें ही रूठी रानी कहा जाता था। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? पहला विकल्प है हिंडौन शहर, दूसरा है करौली, तीसरा है ब्यावर और चौथा है चाकसू। तो बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के ब्यावर में आयोजित किया जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच असंतोष का कारण कौन सा वैवाहिक संबंध था? पहला विकल्प है रूपमती, दूसरा है चारुमती, तीसरा है भानुमती और चौथा है गुणवती। तो मेवाड़ के महाराजा महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच असंतोष का कारण था चारुमती विवाह संबंध। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चारुमती रूपनगढ़ की राजकुमारी थी। वह राजा रूप सिंह की पुत्री थी। उसकी शादी औरंगजेब के साथ तय हुई थी और राजा राज सिंह ने उनकी इच्छा के अनुसार उनके धर्म की रक्षा के लिए 1660 में औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध निडरता से उनका विवाह किया। तो ये भी आपको याद रखना है और यही पूछा गया है। बी विकल्प इसमें सही है, चारुमती। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजपूताना किस राजवंश ने कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? पहला विकल्प है चौहान, दूसरा है गुर्जर प्रतिहार, तीसरा है परमार और चौथा है गहलोत। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही है, गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहारों की उत्पत्ति गुजरात या दक्षिण पश्चिम राजस्थान से हुई है। गुर्जर प्रतिहार वंश ने मुख्य रूप से 8वीं से 10वीं शताब्दी तक शासन किया है। तो ये आपको याद रखना है और प्रारंभ में उनकी शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़ था। इतना याद रखिएगा, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है खानवा के युद्ध में कौन महाराणा संग्राम सिंह की सेना का हिस्सा नहीं था? पहला विकल्प है महमूद लोदी, दूसरा है हसन खान मेवाती, तीसरा है हकीम खान सूरी और चौथा है मालदेव राठौर। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और बाबर ने यह युद्ध जीत लिया था। ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि महाराणा संग्राम सिंह की सेना का हिस्सा नहीं था, तो हकीम खान सूरी इनकी सेना के हिस्सा नहीं थे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हकीम खान सूरी महाराणा प्रताप की सेना में एक सेनापति थे और हल्दी घाटी की लड़ाई में उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, हकीम खान सूरी। जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी के छोटे भाई थे और हसन खान मेवाती तो ये अलवर के शासक थे और मालदेव राठौर राव मालदेव मारवाड़ के शासक राव गंगा के सबसे बड़े पुत्र थे। तो इन सब के बारे में भी याद रखिए। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार होना चाहिए। पहला विकल्प है 25 वर्षीय, दूसरा है 35 वर्षीय, तीसरा है 30 वर्षीय और चौथा है 21 वर्षीय। तो भारतीय संसद संघ की विधायिका है। इसमें 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। जो राज्यसभा है वह उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। अब इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार होना चाहिए। तो 30 वर्षीय यानी कि 30 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। तो इसमें तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उस राज्य में संसदीय निर्वाचक होना चाहिए जहां से वह चुनाव की मांग कर रहा है। तो ये भी याद रखिए, तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान में 44वां संशोधन निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया गया था? अभी इसी तरीके का प्रश्न आया भी था, आप लोगों को पता होगा। पहला विकल्प है इंदिरा गांधी, दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर, तीसरा विकल्प है चौधरी चरण सिंह और चौथा विकल्प है मोरारजी देसाई। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है, मोरारजी देसाई। अभी जो पहले प्रश्न लिया था उसमें बताया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया था, जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें डी विकल्प सही है, मोरारजी देसाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के वह न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन उन पर महाभियोग नहीं चलाया जा सका था? पहला विकल्प है केजी बालकृष्णन, दूसरा है सौमित्र सेन, तीसरा है वी रामास्वामी और चौथा है स्वतंत्र कुमार। तो महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विधायी निकाय एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित राष्ट्रपति और न्यायाधीशों पर संविधान के उल्लंघन के लिए कार्यकाल की समाप्ति से पहले संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। अब इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही है, वी रामास्वामी। वी रामास्वामी 1989 और 1994 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और ये पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में निष्कासन की कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त करने में ये विफल रहा था। तो इसीलिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू तो की गई थी लेकिन महाभियोग नहीं चलाया जा सका था। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, वी रामास्वामी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। पहला विकल्प है पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा है संघ की भाषाएं, नगरपालिका और चौथा है संघ राज्य संबंध। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखना है। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये पूछा गया है, तो नगर पालिका से संबंधित है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? पहला विकल्प है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा विकल्प है वीवी गिरी, तीसरा विकल्प है बीडी जत्ती और चौथा विकल्प है कृष्णकांत। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि वह उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो वे थे कृष्णकांत। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत है? पहला है 32, दूसरा है 30, तीसरा है 29 और चौथा है 28.7। तो पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत है 29%। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये तो आप लोगों को पता ही है, कई बार ये प्रश्न लिया है, क्षोभ मंडल। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं संपन्न होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीव मंडल में जीवों और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को कहा जाता है। पहला विकल्प है गैसीय चक्र, दूसरा है जल चक्र, दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा है जल चक्र और चौथा है भू आकृति चक्र। तो जीव मंडल में जीवों और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी एक रूपांतरित सेल नहीं है? पहला है चूना पत्थर, दूसरा है संगमरमर, तीसरा है क्वार्टजाइट और चौथा है सिलेट। तो सेलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अब इसमें पूछा गया है जो रूपांतरित सेल नहीं है वह बताइए। तो चूना पत्थर रूपांतरित सेल नहीं है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास संप्रभुता निहित है, दूसरा है संप्रभुता भारत के लोगों के साथ है, तीसरा है संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों के साथ है और चौथा है संप्रभुता लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का अर्थ है कि संप्रभुता भारत के लोगों के साथ है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 16, दूसरा है अनुच्छेद 17, तीसरा है अनुच्छेद 18 और चौथा है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित हैं? पहला विकल्प है भाग 5, दूसरा है भाग 2, तीसरा है भाग 4A और चौथा है भाग 6। तो मौलिक कर्तव्य निहित हैं भाग 4A में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है जो राष्ट्रपति को कार्यों के अभ्यास में सहायता करेगी? पहला विकल्प है अनुच्छेद 74, दूसरा है अनुच्छेद 78, तीसरा है अनुच्छेद 79 और चौथा है अनुच्छेद 80। तो इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 एक मंत्री परिषद का प्रावधान करता है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है संबंधित राज्य के राज्यपाल और चौथा है राज्य की विधानसभा। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी नदी है? पहला विकल्प है मेकांग, दूसरा है लेना, तीसरा है हुआंगहो और चौथा है यांगतीसी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगतीसी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा और ये चीन में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? पहला विकल्प है तंजानिया, दूसरा है केन्या, तीसरा है युगांडा और चौथा है रवांडा। तो किलिमंजारो पर्वत स्थित है तंजानिया में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे अफ्रीका की छत के नाम से भी जाना जाता है और किलिमंजारो पर्वत पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। ए विकल्प इसमें सही है, तंजानिया। अगला प्रश्न है बेसाल्ट चट्टान किसका एक उदाहरण है? पहला है ह्यूपैवीसल चट्टान, दूसरा है वहेरवेदी आग्नेय चट्टान, तीसरा है प्लोटनिक चट्टान और चौथा है कायांतरित चट्टान। तो बेसाल्ट चट्टान उदाहरण है वहेरवेदी आग्नेय चट्टान का। डी विकल्प इसमें सही है। वहेरवेदी आग्नेय चट्टान वे चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर क्रिस्टलीकृत होती हैं और छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं। इनके उदाहरण हैं बेसाल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट। तो ये आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? पहला विकल्प है 15%, दूसरा है 5%, तीसरा है 10% और चौथा है 20%। तो एक पोषी स्तर में बायोमास के रूप में संग्रहित ऊर्जा का औसतन केवल 10% ही एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाता है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 10%। और इसे 10% नियम के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का नवरत्न नहीं था? पहला विकल्प है वरुचि, दूसरा विकल्प है वराहमिहिर, तीसरा है धन्वंतरी और चौथा है फायान। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नौरत्न याद रखिएगा कौन कौन से थे। अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहापनक, शंकु, वराहमिहिर, वेतल भट्ट और वरुचि, ये नौरत्न थे। फायान इनमें शामिल नहीं था, तो डी विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? पहला विकल्प है राम प्रसाद, दूसरा है चेतक, तीसरा है मर्दाना और चौथा है वीर प्रसाद। तो कई बार आपको बताया है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चेतक इनके घोड़े का नाम था, तो ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है पंडित परिवार में, दूसरा है किसान परिवार में, तीसरा है बंजारा परिवार में और चौथा है जमींदार परिवार में।
तो डूंगरपुर के एक गांव में इनका जन्म हुआ था, बंजारा परिवार में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 42 क्वेश्चन लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।